गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम नियंत्रण के क्षेत्र या नियंत्रण के विस्तार के अर्थ एवं परिभाषाएं आदि पर चर्चा करेंगे। नियंत्रण का क्षेत्र संगठन का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। इसका महत्व प्रशासन में भी कम नहीं है। नियंत्रण के क्षेत्र से अभिप्राय अधीनस्थ कर्मचारियों की उस संख्या से है जिसके कार्यों का अधीक्षण या निरीक्षण एक अधिकारी आसानी से कर सकता है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं नियंत्रण का विस्तार अथवा क्षेत्र से आशय अधीनस्थ कर्मचारियों की उस संख्या से है जिस पर उच्च अधिकारी प्रभावशाली नियंत्रण रख सकता है। इस प्रकार ये सिद्धांत इस बात पर बल देता है कि एक अधिकारी जितने व्यक्तियों पर भलीभांति नियंत्रण रख सकता है उसके अधीन उतने ही व्यक्तियों को रखा जाना लाभदायक। न्यूमैन ने इसे पर्यवेक्षण का क्षेत्र, कुंटजे और एम ओडेनेल ने इसे प्रबंधन का क्षेत्र, ब्रेंच ने इसे प्रबंध के उत्तरदायित्व का क्षेत्र तथा ग्रेकुनाज ने इसे ध्यान का क्षेत्र कहा है। अर्थात एक अधिकारी के अधीन कितने अधिकारी होने चाहिए जिनके कार्यों को वे संपूर्ण रूप से देखरेख, निरीक्षण आदि कर सके। इसको नियंत्रण का विस्तार क्षेत्र कह सकते हैं। डमोक के अनुसार नियंत्रण का विस्तार किसी उद्यम के मुख्य निष्पादक तथा उसके मुख्य साथी कार्यपालकों के बीच सीधे एवं सामान्य संचार की संख्या का क्षेत्र है। उपयुक्त विवेचन से स्पष्ट होता है कि नियंत्रण के विस्तार के सिद्धांत के अनुसार किसी भी संगठन में अधिकारी का नियंत्रण क्षेत्र उतना ही होना चाहिए जितनों को वह कुशलतापूर्वक संभाल सके। इस सिद्धांत के अनुसार अधिकारी के सामर्थ्य से अधिक या कम क्षेत्र का होना उचित नहीं है। नियंत्रण के क्षेत्र का विस्तार मनोविज्ञान की इस मान्यता पर आधारित है कि एक व्यक्ति का ध्यान का क्षेत्र सीमित होता है और वह एक समय में निश्चित कार्यों या व्यक्तियों पर ध्यान दे सकता है। यदि निरीक्षण का क्षेत्र बहुत अधिक विस्तृत कर दिया जाता है तो उसके परिणाम असंतोषजनक होते हैं। अतः यही कारण है कि नियंत्रण के क्षेत्र की सीमा निश्चित की जाती है। इसके विपरीत यदि किसी अधिकारी का नियंत्रण क्षेत्र उसकी सामर्थ्य से कम रखा जाए तो भी अनुचित है, क्योंकि इस प्रकार से अधिकारी की क्षमताओं और सामर्थ्य से पूरा लाभ नहीं उठाया जा सकता। अब बात आती है नियंत्रण के विस्तार क्षेत्र की सीमा क्या हो। तो अब बात आती है कि नियंत्रण के विस्तार की सीमा क्या हो। प्रत्येक संगठन में नियंत्रण के विस्तार की आवश्यकता स्वयं सिद्ध है। बिना इसके प्रशासन का कार्य सुचारू रूप से चल ही नहीं सकता। ये तो सार्वभौमिक सत्य है कि मानव ध्यान क्षेत्र सीमित होता है। अतः एक पदाधिकारी अपने नीचे काम करने वाले कितने कर्मचारियों पर आसानी से निरीक्षण रख सकता है, इसकी भी सीमा होती है। मिलेट ने कहा है, अनुभव एवं मनोवैज्ञानिक अनुसंधान दोनों ने इस बात की पुष्टि की है कि किसी भी प्रशासकीय अधिकारी की पर्यवेक्षण क्षमता की सीमा रहती है, परंतु ये सीमा कितनी होनी चाहिए इस प्रश्न पर विद्वानों में मतभेद है। जैसा कि हेनरी फ्योल का मत है कि एक बड़े उद्योग के शिखर पर स्थित प्रबंधक के लिए 5 या 6 से अधिक अधीनस्थ कर्मचारी नहीं होने चाहिए। उर्विक के अनुसार उच्च पदाधिकारियों के लिए आदर्श संख्या 4 होगी और निम्न स्तर के कर्मचारियों के लिए 8 या 12 हो सकती है। सर इयान हैमिल्टन के अनुसार एक औसत मानव मस्तिष्क 3 से 6 अन्य मस्तिष्कों का ही प्रभावशाली निरीक्षण कर सकता है। ग्रेकुनाज ने लिखा है कि कोई भी उच्च अधिकारी 5 या 6 अधीनस्थ कर्मचारियों से अधिक का निरीक्षण नहीं कर सकता। कुछ अन्य विद्वानों के अनुसार कोई भी मुख्य कार्यकारी बिना किसी प्रकार का अतिरिक्त भार अनुभव किए 10 से 12 अधीनस्थ कर्मचारियों कार्यों का अधीक्षण कर सकता है।
ग्रेकुनाज ने अपने एक लेख संगठन में संबंध में अधीनस्थ एवं उच्च अधिकारियों के संबंधों की समस्या का विस्तृत विवेचन करते हुए लिखा है, यदि कोई उच्च अधिकारी अपने अधीनस्थों में 5 या 6 कर्मचारी की वृद्धि करता है तो उसे अपने कार्यों में 2% की अतिरिक्त सहायता मिल सकती है, किंतु उसके निरीक्षण कार्य में 100% की वृद्धि हो जाएगी। इसका मुख्य कारण क्या है? उसको अपने अधीनस्थों का कार्य न केवल व्यक्तिगत आधार पर देखना है, वरन अधीनस्थ व्यक्तियों के पारस्परिक संबंधों के विभिन्न क्रम, विस्तारों तथा संयोगों के आधार पर उत्पन्न होने वाले संबंधों को भी देखना। इन संबंधों में ज्यामितीय अनुपात में वृद्धि होती है, जबकि अधीनस्थ कर्मचारियों की संख्या में गणितीय अनुपात में वृद्धि होती है। उपयुक्त विवेचन से स्पष्ट होता है कि नियंत्रण के क्षेत्र की सीमा के संबंध में कोई एक सुनिश्चित मत नहीं है। कर्मचारियों की आदर्श संख्या की खोज करना एक निरर्थक खोज है। प्रशासन की गतिशीलता ही प्रशासन की सफलता का परिचायक है। यह बहुत कुछ शीर्ष स्तर के अधिकारी की योग्यता, नेतृत्व की कुशलता और प्रशासनिक क्षमता आदि पर निर्भर करता है कि वह कितने अधीनस्थ कर्मचारियों को अपने नियंत्रण में रखता है। नियंत्रण का विस्तार क्षेत्र क्या होना चाहिए? सामान्य सहमति इस बात पर पाई जाती है कि प्रत्येक स्तर पर एक निश्चित नियंत्रण क्षेत्र होता है, अतः उसको अवश्य ध्यान में रखा जाना। अब बात आती है नियंत्रण के विस्तार क्षेत्र को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं जो नियंत्रण के विस्तार क्षेत्र को प्रभावित करते हैं। नियंत्रण के क्षेत्र की सीमा के संबंध में विभिन्न विद्वान एकमत नहीं है, ये अपन पढ़ चुके। वास्तव में कोई आदर्श संख्या निश्चित नहीं की जा सकती। व्यवहार में नियंत्रण का क्षेत्र कुछ तत्वों पर निर्भर करता है। लूथर गुलिक ने नियंत्रण के विस्तार को प्रभावित करने वाले कुछ निम्नलिखित तत्व बतलाए हैं जिन पर अपन चर्चा करेंगे। फर्स्ट है कार्य। यदि मुख्य कार्यकारी ऐसे व्यक्तियों का नियंत्रण कर रहा है जिनके कार्यों की प्रकृति उसके अपने कार्य की प्रकृति के ही समान है, तो नियंत्रण का क्षेत्र विस्तृत हो सकता है। उदाहरण के लिए एक डॉक्टर अन्य डॉक्टरों पर उनकी ज्यादा संख्या होने पर नियंत्रण रख सकता है, जबकि एक डॉक्टर के लिए विश्वविद्यालय के समस्त विभागों पर नियंत्रण रखना कठिन होगा। दूसरा प्रभावित करने वाला तत्व है समय। यदि संगठन पुराना, स्थायी और जमा हुआ है तो नियंत्रण के क्षेत्र को विस्तृत किया जा सकता है। नए संगठनों में उच्च अधिकारियों के सामने नई समस्याएं उत्पन्न होंगी। ऐसी स्थिति में नियंत्रण का विस्तार क्षेत्र कम हो जाएगा। तीसरा वह है कारक स्थान। स्थान का आशय है कि अधीनस्थ कर्मचारियों के कार्यालय भौगोलिक दृष्टि से एक ही स्थान या भवन पर केंद्रित है या नहीं। यदि संगठन कार्यालय के एक ही भवन में हो तो नियंत्रण क्षेत्र की सीमा विस्तृत होगी, लेकिन यदि संगठन कार्यालय या कर्मचारी विभिन्न स्थानों पर स्थित हों तो उच्च अधिकारी के नियंत्रण का विस्तार क्षेत्र सीमित हो जाएगा। व्यक्तित्व भी प्रभावित करता है नियंत्रण विस्तार क्षेत्र को। यदि अधीनस्थ या नियंत्रक का व्यक्तित्व बहुत ऊंचा है, उसमें नेतृत्व की असाधारण क्षमता है, उसके काम करने की गति तीव्र है, उसका प्रशासनिक ज्ञान बहुत बड़ा चढ़ा है, तो वह कर्मचारियों की काफी बड़ी संख्या पर नियंत्रण रख सकता है। नियंत्रण के विस्तार या क्षेत्र को प्रभावित करने वाले कुछ अंतत्व भी निम्नलिखित हैं, जैसे सत्ता का प्रत्यायोजन। नियंत्रण का क्षेत्र मुख्यतः संगठन की पद सोपान व्यवस्था तथा सत्ता के प्रत्यायोजन से संबंधित है। कोई भी उच्च अधिकारी जो अपने अधीनस्थों को पर्याप्त सत्ता प्रदान करता है किंतु नियंत्रण की सत्ता अपने पास रखता है, वह अधिक सफल रहता है। दूसरी ओर जो उच्च अधिकारी अधीनस्थों को समस्त अधिकार प्रदान कर देता है तथा उसी के अनुरूप सत्ता अधीनस्थों को जवाबदेही निश्चित नहीं कर सकता, तो नियंत्रण करना मुश्किल हो जाता है। सत्ता का प्रयोजन नहीं करने वाला अधिकारी कार्यबोझ से घिरा रहता है। नियंत्रण की विधि क्या है, ये भी प्रभावित करता है। नियंत्रण के क्षेत्र को प्रभावित करने वाला ये एक महत्वपूर्ण कारक है।
यदि कार्य प्राप्ति की रिपोर्ट मांग कर ही नियंत्रण किया जा सकता है तो इससे बहुत से अधीनस्थों पर नियंत्रण हो सकता है, लेकिन तकनीकी प्रकृति कार्य में यदि प्रत्यक्ष अवलोकन करना है तो कम ही अधीनस्थों पर नियंत्रण किया जा सकता है। अगला कारक है पद सोपान का स्तर। किसी भी संगठन में पद सोपान के स्तर नियंत्रण के क्षेत्र प्रभावित करते हैं। यदि स्तरों की संख्या अधिक होगी तो नियंत्रण का क्षेत्र कम हो जाएगा तथा निरीक्षण अधिक होगा, साथ ही पर्यवेक्षकों अर्थात नियंत्रणकर्ताओं की संख्या बढ़ानी पड़ेगी। परिणामस्वरूप संगठन का स्थापना व्यय भी बढ़ जाएगा। दूसरी तरफ संगठन के स्तरों की संख्या कम होगी तो नियंत्रण का क्षेत्र भी विस्तृत हो जाएगा। पर्यवेक्षकों की संख्या भी कम होगी तथा व्यय भी कम होगा, साथ ही अधिक अधिकार सौंपे जा सकेंगे। संगठन की पृष्ठभूमि क्या है, ये भी नियंत्रण क्षेत्र को प्रभावित करती है। तकनीकी दृष्टिकोण भी नियंत्रण के विस्तार क्षेत्र को प्रभावित करता है। और मानवीय परिवेश यानी समूह की मानवीय संरचना भी नियंत्रण के क्षेत्र को प्रभावित करती है। ओके, अब प्रोफेसर जियाउद्दीन खान के अनुसार नियंत्रण क्षेत्र को निम्न 4 तत्व प्रभावित करते हैं। उन्होंने 4 तत्व बताए हैं: व्यक्तिक पृष्ठभूमि, मानवीय पृष्ठभूमि, प्राविधिक पृष्ठभूमि तथा संगठनात्मक पृष्ठभूमि। ग्रेकुनाज के अनुसार इन संबंधों की संख्या प्रतिबंधित किए जाने वाले समूह की संख्या के साथ साथ बदलती रहती है। ओके, नियंत्रण के क्षेत्र की धारणा में परिवर्तन। आजकल परिवर्तन हो गया है, तो क्या परिवर्तन हुआ है? आधुनिक समय में नियंत्रण के विस्तार की समुचित धारणा में ही परिवर्तन हो गया। अवस्थी माहेश्वरी ने संबंध में लिखा है, प्रशासन में स्वचालन का अधिक प्रयोग, सूचना के क्षेत्र में क्रांति तथा प्रशासन में विशेषज्ञों का बढ़ता हुआ महत्व इस परिवर्तन के लिए उत्तरदायी। पिछले कुछ वर्षों में कार्यालयों में स्वचालन का प्रयोग होने लगा है। कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक मशीनों द्वारा प्रशासन को अत्यधिक तीव्र गति से बड़ी मात्रा में उच्च शुद्ध तथ्य और सूचनाएं प्राप्त होती है। यांत्रिक स्वचालन से नियंत्रण के विस्तार की सीमा बढ़ गई है। लोक सेवा विशेषज्ञों की संख्या में वृद्धि के कारण ये विशेषज्ञ संगठन के उच्च अधिकारी तथा अधीनस्थों के पद सौंपाने संबंध नहीं करते। प्रत्येक विशेषज्ञ अपना अधिकार समझकर अपनी बात स्वीकार कराने के लिए असंभव प्रयत्न करता है। अतः संगठन की परंपरावादी धारणा अधिकारी अधीनस्थ की अवधारणा को चुनौती दी जाने लगी है। विशेषज्ञों के बढ़ते हुए महत्व और स्वतंत्रता की उनकी इच्छा के कारण मुख्य कार्यकारी का कार्य नियंत्रण की अपेक्षा समन्वय अधिक हो गया है। ओके, थैंक यू बच्चों।